अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, आज ये हकीकत किसी से छुपी नहीं कि अफगान सरजमीन से उठने वाली दहशतगर्दी ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के अमन को दाव पर लगा दिया है। दूसरी जानिब अफगान रजीम की पिसपाई रोज़ बरोज़ वाज़े होती जा रही है। आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई, मौशी बदहाली, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ और दहशतगर्द गिरोहों की पुष्ट पनाही ने तालिबान हुकूमत को एक नाकाम रियासती मॉडल में बदल दिया है। आलमी ताकतें अब मुज़ाकरात की बजाय अफगान हुक्मरानों से अमली इक़दामात का मुतालबा कर रही हैं। यानी अब गेंद अफगान हुकूमत के कोर्ट में है कि या वो आलमी जिम्मेदारी निभाए या तारीख उसे एक नाकाम, तन्हा और गैर मोतबर रजीम के तौर पर याद रखेगी। आज के प्रोग्राम में हम इसको डिस्कस करेंगे कि आखिर अफगान रजीम करना क्या चाह रही है और क्या होने जा रहा है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे 11वीं NFC इफ्तिताही इजलास की। बज़ाहिर ये इजलास माली हमाहंगी की उम्मीद लेकर आया है, मगर इब्तदाई इशारे ये बता रहे हैं कि वसाइल की जंग एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। FBR का टैक्स वसूलियों का 5% सूबों को देने की मुखालिफत दरअसल वफाक और सूबों के दरमियान पुरानी खलीज को मजीद गहरा करने के मुतरादिफ है। वसाइल की तकसीम पर वर्किंग ग्रुप्स बनाने पर इत्तफाक तो हो गया है, मगर वफाक का सूबों से खराजात की तफसीलात मांगना और सिंध का इनकार कर देना इस बात का क्लियर सबूत है कि एतमाद का फुकदान अभी भी अपनी जगह मौजूद है। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल एक बार फिर गैर यकीनी कशीदगी और महाज़ाराई की जानिब बढ़ती दिखाई दे रही है। सेनेटर फैसल वावडा की जानिब से सुहेल आफरीदी की मुमकिना नाअहली की पेशगोई और सलमान अकरम राजा का KP में गवर्नर राज के खतरे से मुतल्लिक बयान इस बात का वाज़े इशारा है कि सियासी बिसात पर एक और बड़ी लड़ाई की फ़ज़ा तैयार हो रही है। ऐवानों में फैसले कम और अफवाहें ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं, जबकि अवाम महंगाई, बेरोज़गारी और बदअमनी के बोझ तले दबे हुए हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की भी। कराची का इंतज़ाम एक बार फिर एक सवाल बन गया है कि कराची का वाली वारिस है कौन। मैन होल में गिरकर एक मासूम बच्चे की हलाकत महज एक हादसा नहीं, ये पूरे निज़ाम पर फ़र्द जुर्म है। कराची वो शहर है जो मुल्क को रेवेन्यू देता है, सनत चलाता है, मगर बदले में उसे खुले गटर, टूटे फुटपाथ और बेहिस हुक्मरान मिलते हैं। गटरों के ढक्कन आज भी एक मुअम्मा है और शहरी आज भी किसी अंधे कुओं में गिरने के खौफ से जीते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मौफ़ी अपनी जगह, मगर सवाल यह है कि क्या मौफ़ी से जान वापस आ सकती है? ये अवाम का शहर है, मगर यहाँ अवाम ही सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। जब तक कराची को सियासी तख्ते ताउस नहीं बल्कि इंसानी शहर नहीं समझा जाएगा, तब तक ये सवाल गूंजता रहेगा कि आखिर कराची का वाली वारिस है कौन। इन तमाम सवालों के जवाब आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। अपने पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। सीनियर एनालिस्ट PJ मीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ डिफेंस एनालिस्ट अब्दुल्ला गुल हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर एनालिस्ट ज़रात खोड़ो साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। PJ मीर साहब, सबसे पहले अफगान तालिबान रजीम की बात करते हैं। आलमी अमन के लिए ख़तरा बन चुका है। एक तरफ अफगान सरजमीन से उठने वाली दहशतगर्दी, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अफगान रजीम के पिसपाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। और सर, अब आलमी ताकतें मुज़ाकरात की बजाय अफगान हुक्मरानों से अमली इक़दामात का मुतालबा कर रही हैं। लेकिन सवाल मीर साहब ये है कि वो लोग जो ढंग से मुज़ाकरात नहीं कर रहे, वो अमली इक़दामात क्या करेंगे? अफगानिस्तान और अफगान लोगों को अभी तक अगर समझ नहीं आई 1526 से लेके, तो कब इनको समझ आएगी? हर किस्म की इनके पास हुकूमत आई है, फ्रॉम मोनार्की इनटू दिस तालिबान एंड ऑल। अब आप ये मुझे बताओ कि ये जो आए थे बड़े खैर खा बन के, सबसे पहले आप देखें कि इनकी लेजिटिमेसी क्या है। क्या ये जनरल इलेक्शंस के साथ आए हैं? क्या अपने आप को इन्होंने मुसल्लत कर दिया है? कहाँ है डिफ्रेंसिएशन? एक है मुजाहिदीन और एक है तालिबान। तालिबान वो लोग होते हैं जो कि पढ़े लिखे होते हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे बता दें। जब 2021 में आए, हम तो सब कुछ ये हम चेंज हो गए हैं, रिफॉर्म हो गए हैं, औरतें ये कर लेंगी, वो कर लेंगी, हर चीज पे ये तो बैक ऑफ कर गए हैं। और साथ अब ये बन गए हैं इंडिया की प्रॉक्सी। इंडिया की प्रॉक्सी के साथ इन्होंने एक शोशा शुरू कर दिया है, ये ड्यूरेंट लाइन का, जो कि 1893 के अंदर इसको बिल्कुल डिमार्केशन इसकी परमानेंट कर दी थी और 53 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको रेटिफाई भी कर दिया था। लेकिन अगेन ये शुरू हो गए उनके ऑन द बेस्ट ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ये लोग अफगानिस्तान को आगे लेके जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल आगे लेके जाएंगे। ये अफगानिस्तान को वहां लेके जा रहे हैं कि जहां वहां फैमिन हो जाएगी, वहां इकोनॉमिक क्राइसिस तो वैसे ही है और वहां हैंड टू माउथ तो है, लेकिन ये इतने डिजास्टर पे चले जाएंगे
कि अब आप देखेंगे कि ये एक और फ्रंट खोल देंगे इन ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये उस साइड पे चले जाएंगे। इनके पास एक रास्ता था पाकिस्तान जो इन्होंने अपना ट्रांजिट ट्रेड भी बंद करवाया है। अब आप देखो, बात कर रहे हैं कि हम जी ईरान के साथ या कहीं और के साथ जाएंगे। आपने कभी सोचा है कि इसका एक्सपेंस क्या होगा? आपने कभी सोचा है कि आपके अफगानी जो लोग हैं, इनकी बाइंग पावर है? इतने महंगा प्रोडक्ट आप जो इंपोर्ट करोगे, क्या ये कर सकते हो? इनमें तो अकल ही नहीं है इन लोगों के अंदर। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, इनको कौन समझाएगा? ये समझने वाले नहीं है। और आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि भाई तुम्हें पीस चाहिए या दूसरी चीज चाहिए। दूसरी चीज के साथ अब आप देखो, ऑल ऑफ अ सडन स्पेट ऑफ इंसिडेंट्स हम खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं। ये पहले नहीं हो रहे थे। आपको नई चीज आ गई है। ये क्या ऐसी इंस्टिगेशन हुई है कि अब आप इस चीज को खत्म कर दो? ये जितना मर्जी करते रहे जवेरिया, हम डटे हैं, हम डटे रहेंगे, इनको काउंटर करते रहेंगे। लेकिन ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये भूखे मर जाएंगे ये। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ज़रार खोड़ो साहब, दहशतगर्दी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने बारहा अपना मैसेज दे दिया है और वाज़ेह पैगाम अपना पहुंचा दिया है। लेकिन सर, अगर हम अफगान अबूरी हुकूमत की बात करें, आलमी सतह पर अफगानिस्तान को सिफारती तन्हाई का सामना करना पड़ा है। इस सब को देखकर क्या अफगान हुकूमत सोचेगी रजीम चेंज के हवाले से? क्या आपको कुछ लग रहा है कि आने वाले दिनों में हमें कोई खबर मिलेगी या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी मुझे नहीं नजर आ रही। यकीनन कोशिशें की जानी चाहिए। अच्छा देखिए, जहां तक अफगान तालिबान की बात है ना जी, हमारी लॉजिक किसी नॉर्मल सेम इंसान की लॉजिक और अफगान तालिबान की लॉजिक में जमीन और आसमान का फर्क है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक बहुत बड़ी जंग जीत कर आए हैं और अब वो दिखाना चाह रहे हैं कि जी हम किसी के मतलब अंडर नहीं आते, बिलखसूस पाकिस्तान के अंडर नहीं आते। आपको पता है कि पाकिस्तान के बनने से के बाद से अब तक कोई भी अफगान हुकूमत कभी भी पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली नहीं रही जी। यहाँ जो अफगान तालिबान कर रहे हैं वो वही पुरानी फरसुदा अफगान नेशनलिज्म को रिवाइव करके लारोबार वगैरह वगैरह, हम अटक तक आ जाएंगे, हम कराची तक आ जाएंगे, इनकी पुरानी जो फैंटेसीज रही हैं उनको ये दोबारा रिवाइव कर रहे हैं। क्योंकि इनको पता है कि अवाम को बेचने के लिए और उनके पास कुछ है तो नहीं, कोई तरक्की नहीं दे सकते, कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हकूक तो बहुत ही दूर की बात। तो ये यूनाइट कर रहे हैं कॉमन एनिमी के बेसिस पर। और बदकिस्मती के साथ बज़ाहिर लग रहा है कि अफगानिस्तान में अफगान अवाम में ये मंजन दिखता है। अच्छा। बेखसूस अफगान डायस्पोरा में जो आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मर अफगान नेशनल आर्मी के लोग भी थे, अब वो कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि हमें तो बड़ी गलतफहमी थी तालिबान के बारे में, ये तो बड़े मुहिब्बुल वतन और नेशनलिस्ट अफगान है। तो जहां इनको अफगान नेशनलिज्म का इस्तेमाल करना पड़ता है ये करता है, जहां इनको इस्लाम का कवर देना पड़ता है ये वो भी करते हैं। तो देखिए, इस वक्त डी फैक्टो आप दो हॉस्टाइल पावर्स के बीच में है। आपके ईस्ट पर इंडिया बैठे हुए हैं, आपकी नॉर्थ और वेस्ट पर अफगानिस्तान बैठा हुआ है और इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेटेजिक अलायंस डेवलप हो रही है। अच्छा। अभी मौसम सरदा है, आपको पता है कि मौसम सरदा में अफगानिस्तान में उस खित्ते में वायलेंस थोड़ी सी ड्रॉप डाउन हो जाती है। तो अभी अगर अगले 3-4 माह तक आप हो सकता है कि कुछ रेकन्सिलिएटरी बयानात भी आए तालिबान की तरफ से, लेकिन जैसे ही बर्फे पिघलेगी तो स्प्रिंग ऑफेंसिव शुरू होगा और 2026 में भी हमें उतनी ही उस किस्म की ही हमलों और इस किस्म की ही दहशतगर्दी का सामना करना पड़ेगा जैसे हम पिछले 2 सालों से कर रहे हैं। ठीक है, अब्दुल्ला गुल साहब, आपका पॉइंट इस पे लेना चाहूँगी। आलमी सतह पर यह कहा जा रहा है कि अब मुज़ाकरात नहीं, अमली इक़दामात उठाने चाहिए अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत को। लेकिन सर, मुज़ाकरात भी हमारे हुए, वो भी कारगर साबित नहीं हुए। खोड़ो साहब कह रहे हैं 2026 में मज़ीद हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत क्या अपना रवैया बदलेगी और रजीम चेंज कितनी नागुज़ीर है वहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों मौजूद पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। देखिए, बात यह है कि इसके अंदर एक पॉइंट मिसिंग है और वो ये है कि 2021 के अंदर जब 1 सितंबर को इनखला हुआ था अफगानिस्तान से, तो फिर उस टाइम पे एक मुआहदा भी हुआ था और वो दोहा एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। लेकिन वो आज तक जो है वो लोगों के सामने नहीं लाया गया कि उसके अंदर क्या चीजें तय हुई थी और जाहिर है ये अमेरिका और तालिबान के दरमियान में हुआ था।
अब हमें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन अमेरिका ने जाहिर है उनके साथ मुज़ाकरात करके इनखला किया था। और हम अभी ये जो बात करते हैं, और मैं खुद भी कहता हूँ कि हाँ वो इलिजिटिमेट हुकूमत है, और हमारा ये ख्याल है कि चूंकि वो उन्होंने कहा था कि हम एक इलेक्टेड गवर्नमेंट लेके आएंगे, लोगों की मुंतखब हुकूमत, जो कि वो नहीं लाए। दूसरी जानिब जो है वो 27% वहाँ ताजिक हैं, 11% वहाँ अहले तशी लोग हैं जिनकी नुमाइंदगी जो है वो ना होने के बराबर है। वहाँ उनकी गवर्नमेंट ने उनको नुमाइंदगी नहीं दी, जिसकी वजह से वहाँ महरूमियां बढ़ रही हैं। दूसरी जानिब जो है वो आप देख लीजिए कि इलाके के जितने भी मुमालिक हैं वो उनसे नाखुश हैं, क्योंकि जिस तरीके से UIM जो है वो उज़्बेकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करती है, उसका मस्कन कौन सा है? अफगानिस्तान। जो ETIM है वो करती है चाइना के अंदर, उसका मस्कन कौन सा है? अफगानिस्तान। फिर इसी तरीके से TTP और दीगर जो है जमातुल अहरार है, ये तमाम जो हैं, और BLA मजीद ब्रिगेड, ये पाकिस्तान में करते हैं। जैश अदल जो है वो अफगानिस्तान से जो है वो ऑपरेट कर रही है ईरान के अंदर। और इसी तरीके से रीजन का कोई मुल्क जो है वो इनसे सेफ नहीं है। लेकिन हाउएवर देखिए, $2.43 ट्रिलियन जो है ISAF फोर्सेस ने अफगानिस्तान में खर्च किया, और नतीजा जो है वो क्या निकला कि आज वहां 24 दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो अफगान हुकूमत के जेर साया पल रही हैं। ये बिल्कुल खोड़ो साहब ने बात सही कही, और मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूं कि इसको कहते हैं नौरोज के बाद ऑफेंसिव लॉन्च करना। अभी ये टाइम बाय कर रहे हैं, ये अपनी जो रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, अपने आप को रीलोकेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ एंटी एयरक्राफ्ट जो टेक्नोलॉजी है उसका हसूल कर रहे हैं। और उसके अंदर ZP5 गन्स जो हैं, जिसको उन्होंने भारत की मदद से जो है रिस्टोर किया है, वो भी ये एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो हैं वो उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मेरे ख्याल में आलमी जो जिम्मेदारियां हैं वो ज्यादा हैं। क्या अमेरिका का और दीगर ममालिक का पाकिस्तान को मीनिंगफुल सपोर्ट का जो मेरे ख्याल में काम होना चाहिए, वो इस टाइम पे नजर नहीं आ रहा। जबानी कलामी तो पाकिस्तान की तारीफ की जाती है, लेकिन अमली तौर पर जो है, जो भारत है उसको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ जो है दिफाई मुआहदा करते हैं। क्योंकि भारत जो है की बात करें तो पाकिस्तान अकेला विक्टिम नहीं है, बल्कि अब पूरी दुनिया, पूरा खित्ता असरअंदाज हो रहा है। और खासतौर पर अमेरिका की बात करें तो वाशिंगटन में जो व्हाइट हाउस के करीब हमला हुआ, उसमें अफगान शहरी का मुलविस होना लगता ऐसे है कि अब जाग जाना चाहिए पूरी दुनिया को भी। और अमेरिका में ही हुआ है तो फिर यकीनन अब इस असर जो है वो मुख्तलिफ होगा। अब हम बात करेंगे नाज़रीन, 15 साल बाद कौमी मालियाती कमीशन का इजलास हुआ है। मीर साहब, आपकी इजाज़त से खोड़ो साहब से आगाज़ करना चाहूँगी। NFC के हवाले से बात उनसे कर लेते हैं। 15 साल बाद ये इजलास हुआ है और वसाइल की तकसीम पर वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला हुआ है, लेकिन जैसे ही वफाक ने अखराजात की तफसीलात मांगी हैं तो सिंध सबसे पहले सामने आया और सिंध ने साफ इनकार कर दिया है। खोड़ो साहब, क्या कहेंगे आप? इख्तिलाफ तो अभी से शुरू हो गया, आगे क्या होने वाला है? देखिए, अभी अगर 15 साल बाद मीटिंग हुई है तो जाहिर है कि पहली मीटिंग में कुछ बैक एंड फोर्थ तो होगी ना। मेरा ख्याल है कि अभी इसके ऊपर कोई फैसला देना इंतहाई कबलस वक्त होगा। NFC इज एन इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन, इसको फाइन ट्यून करने की जरूरत महसूस हो रही है। और मेरा ख्याल है कि अभी जब वर्किंग ग्रुप्स अगर एक्चुअली अपना वर्क शुरू करें और फिर आगे बात पहुंचे तो फिर आप इस पे कमेंट कर सकते हैं। देखिए, जब पहला इजलास होता है तो पहले तो सूबे अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, वफाक अपने मौक़िफ़ पेश करता है, उसके बाद फिर बार्गेनिंग होती है, बैक एंड फोर्थ होती है। तो ये एक प्रोसेस है। मेरा ख्याल है कि कुछ देर हम इंतजार कर लेते हैं, देखते हैं कि प्रोसेस किस तरफ जा रही है, तो फिर हम इसके ऊपर बेहतर कमेंट करें। और सर, ये जो करप्शन पर IMF रिपोर्ट चार्जशीट करार दे दी गई है, इस पे आप क्या कहेंगे? हुकूमत अच्छा, ये देखिए, अच्छा, एक तो ये गलतफहमी है, ये करप्शन पर चार्जशीट, अच्छा, ये महज करप्शन पर चार्जशीट नहीं है। अच्छा, इन्होंने पूरी गवर्नमेंट की वीकनेसेस, जो एलीट कैप्चर है, जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, जो डुप्लीकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और हाँ, इसमें करप्शन इस निजाम का एक सिम्पटम है। अच्छा, ठीक है, जब इस तरह का निजाम होता है तो करप्शन होती ही है, इसमें कोई मतलब हैरानकुन बात बिल्कुल नहीं है मेरे लिए। अच्छा। उन्होंने कहा था कि अगर आप इन तमाम चीजों को सस्टेन्ड रिफॉर्म्स करके 5-10 साल करें
तो फिर इसका फायदा आ सकता है। मुझे पता है कि यहाँ पर इसको जो हेडलाइन में पेश किया गया है वो कि इतनी करप्शन है, क्योंकि हमें वो आसान एक दो जुमले चाहिए होते हैं ना मामला समझने के लिए, लेकिन अगर आप एक्चुअल रिपोर्ट देखें तो इट इज फार मोर डिटेल्ड देन दैट। होगा क्या, देखिए ये किसी एक हुकूमत की चार्जशीट तो नहीं है ना, ये तो पूरे मुल्क के निजाम की चार्जशीट है जी। और वो कह रहे हैं कि जी जब से आपका मुल्क बना है ये मसले मसाइल हैं और ये बद से बदतर ही होते जा रहे हैं। तो देखिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जी जो हम नहीं जानते, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मसले मसाइल क्या है। हम ये भी जानते हैं कि इन मसलों मसाइल का हल क्या है, या हल क्या है, मतलब एक हल तो नहीं है ना, कई हल है, क्योंकि मसले मसाइल ही कई हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एक्चुअल रिफॉर्म्स इस मुल्क में हमने कभी एज सच देखे नहीं है। होते हैं तो फिक्स एंड स्टार्ट्स में होते हैं, कभी सस्टेन नहीं होते। ऐसा नहीं होता, ये ऐसे नहीं है कि मैं अगर आज कहूँ कि जी चले मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, आज मैं 20 पुश कर लूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक हफ्ते के बाद मैं आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर बन जाऊंगा। मुझे कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज और अपने सेहत का ख्याल रखना है, तो फिर मैं जाके सेहतमंद होगा ना। हमारे यहाँ कोई चीज हम सस्टेन करते ही नहीं है, तो जब तक ऐसा ही निजाम चलता रहेगा तो यकीनन 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, एक दिहाई बाद एक और IMF की रिपोर्ट आएगी, हम उसे इसी तरह डिस्कस करने होंगे। बिल्कुल ऐसे आप सही कह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। पीजे मीर साहब, नेशनल फाइनेंस कमीशन का 15 साल बाद इजलास हुआ है। सबसे पहले तो इजलास की बात कर लेते हैं। इतनी ताखीर हुई सर, अंडर प्रेशर या फोर्सफुली ये इजलास कराया गया? और इस इजलास के बाद आपको लगता है कि जो NFC अवार्ड्स हैं ये सूबों और वफाक के दरमियान जो एतमाद है उसको बहाल कर सकते हैं? देखिए, कोरोमेन का इंजेक्शन जो होता है वो जरूरत पड़ जाती है उसकी, तो 15 साल के बाद कोरोमेन का लगाया इंजेक्शन तो बैठ गए हैं। बात यह है कि पहले सोए हुए क्यों थे? आप इसकी बात करें ना। अभी हम बैठ के हम कह रहे हैं 15 साल की जो पुरानी बात है उसको हम आगे लेके चलेंगे। देखें, हमारे प्रोविंशियल इतने ज्यादा डिफरेंसेस हैं, हमारे अंदर कोई कोऑर्डिनेशन तो है नहीं है। हालांकि इंटर प्रोविंशियल का आपने फेडरल मिनिस्टर भी बनाया हुआ है, कोऑर्डिनेशन का प्रोविंशियल्स भी बनाए हुए हैं। आपकी प्रोविंशियल आपकी कहाँ है कोऑर्डिनेशन? आपकी क्या ग्रास रूट लेवल पे आप बात करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स दिखाते हैं? यहाँ तो हर जगह इंटर प्रोविंशियल कन्फ्रंटेशन है, और इस कन्फ्रंटेशन के तहत आप जो मर्जी आप एक मेजर प्लान बनाएंगे उसका रिजल्ट नहीं आएगा, बिल्कुल कभी नहीं आएगा। उसके बाद आप बात करते हैं जी IMF करप्शन एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। देखो, 27th अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तान की जो कॉन्फिडेंस है वो काफी जो है गिर गई है। सही। क्यों गिरी है? अगर आप अपने लीडर्स को कहते हैं कि दे आर अनअकाउंटेबल, you really think as a businessman anybody would want to come and invest in Pakistan? No, I don't think so. Everybody is accountable from ground zero to ground 100. आप accountable हैं for your good deeds and the bad deeds. ये इस्लाम में भी है, ये डेमोक्रेसीज में भी है। अगर हम हर जगह पार्डन ले लें कि नहीं जी मेरे से जो हो गया लेकिन मुझे प्लीज माफ कर दे बाद में, it doesn't work like that. It might work perhaps for a short term, but in a longer term, दुनिया जो है, मैं आपको बताता हूँ, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैं परसों गया था, and I tell you, they weren't very happy about it. They're not happy at all. कि what kind of democracy are you running? कि तुम पहले ही अपनी माफिया मांग रहे हो। तो उसके अंदर परसेप्शंस जो होते हैं वो मिसपरसेप्शंस होते हैं, और मिसपरसेप्शंस जो होते हैं फिर आपके डिटरमिन करते हैं whether it is a World Bank, IMF and anybody else। तो ये जो चीज है मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही कहा, we have to wait for it. Let's see what they come out of it. चलो अल्लाह करे कुछ बेहतरी इसमें से निकले, because we all want something good for the country. बिल्कुल and let's wait and see ये development. ये अल्टीमेटली हमारा जो गोल है वो यही है कि हम मुल्क के लिए बेहतरी चाहते हैं। अब्दुल्ला साहब, वफाक और सूबों के दरमियान एतमाद बहाल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सिंध जो है उसने पहले ही इजलास में कह दिया है कि अखराजात की तफसीलात वो नहीं देगा। खैबर पख्तूनख्वा कह रहा है कि वफाक उन्हें बजट में हिस्सा नहीं दे रही उतना जितना होना चाहिए। सर, आप किस तरह से देखते हैं, ख़ास तौर पे अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल की बात करें, चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। वफाक और KP एक पेज पे भी नहीं है, दहशतगर्दी का भी उन्हें सामना है, फिर अफगानिस्तान से भी हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी हो रही है। ओवरऑल सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई KP की मैशत इसी वजह से ख़राब हुई है? देखिए, ये बात यह है कि इस टाइम पे एक करप्शन बहुत बड़ा इशू है। अभी आप देख लें IMF की जो रिपोर्ट आई है, 5300 मतलब आप अंदाजा करें 5300 अरब कोई मामूली रकम नहीं होती। तो जवाब तो देना चाहिए। मेरे ख्याल में सब सूबे जो है, अकाउंटेबिलिटी तो सबकी होनी चाहिए, वो एक इंडिविजुअल की भी और एक हुकूमत की भी होनी चाहिए। जहां तक ताल्लुक है NFC का, तो
कि अगर एनएफसी ये लगातार होता रहता और तातुल ना आता तो मेरे ख्याल में सूबों के शेयर जो है वो बतदरीज बढ़ते जाते और उनकी जो डेवलपमेंट फंड है वो भी उनको मिलता रहता और उससे जो है वो जाहिर है मामलात बेहतर हो सकते। दूसरी जानिब जो है आपने दहशतगर्दी का जिक्र किया, दहशतगर्दी जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है और 74% सूबे के अंदर जो दहशतगर्दी है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा उसके अंदर इजाफा हुआ है, यानी कि 26% लोग जो हैं वो पुरअमन जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसी सूरत के अंदर आप क्या समझ रहे हैं कि ये दोनों जो डिप्राइव्ड सूबे हैं इनके अंदर क्या कोई तामीर और तरक्की का अमल होगा, क्या इनके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी? तो इसका मतलब यह है कि बेरोजगारी में इजाफा होगा जिससे जो है मजीद मुश्किलात जो है वो पैदा होंगी। दूसरी जानिब जो है वो सियासी धड़ेबंदी है। देखें सियासत के अंदर जो है अपनी सियासत करते करते जो है वो मेरे ख्याल में मुल्क का जो है वो बेड़ा ही गर्क कर दिया है। आपने शुरू में बात भी की थी, बड़ी अच्छी बात की थी कराची के हवाले से, मैं उसके ऊपर तो बाद में आऊंगा लेकिन हल्का सा टच कर दूं कि आप देखें कि वो शहर जो 65% जनरेट करता है इकोनॉमी उसका आलम देखें और बाकी शहरों के साथ मवाजना देखें, इट इज पैथेटिक एक्चुअली। आप शाराए फैसल से हट के किसी भी सड़क पे चले जाएं तो बहुत ही अफसोसनाक है। बहरहाल कमिंग बैक टू IMF, देखें जो आपका NFC है इसके जरिए जो है ये अब 18th अमेंडमेंट का भी मामला है क्योंकि 18th अमेंडमेंट और 28th अमेंडमेंट जो है उनके मुतालिक तो फैसले तकरीबन और मेरे ख्याल में हो ही चुके हैं और अगर ये हो चुके हैं तो जाहिर है अपना जो दाम है वो भी बढ़ाया जाता है और ये सियासत होती ही गिव एंड टेक का है, यानी कि यू स्क्रैच माय बैक आई विल स्क्रैच योर्स। तो जाहिर है जब वावेला ज्यादा करते हैं और जब आप मांगते 1000 हैं तो फिर आपको मिलता जो है वो बड़ी मुश्किल से 100 है। तो ये कोशिश ये सियासत भी होती है इसके अंदर, बहरहाल ये पूरी दुनिया में होती है, लेकिन ये जो कोई मिलता है अनहोनी वो बात भी नहीं है। लगता हुआ हम नहीं देख रहे हैं। अब्दुल्ला साहब आपने कराची की तरफ इशारा किया, अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल सर, अभी ब्रेक से जब हम वापस तो हम यही सवाल रखेंगे कि आखिर कराची का वाली वारिस है कौन और कराची में हो क्या रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, कराची की सूरत हाल पे बात करेंगे। कराची में जो हो रहा है वो हम सबके सामने है, दिल दुखता है। ख़ास तौर पे हम बात करें अगर कराची में जो हालिया दिनों में बच्चा एक गटर में गिर गया और उसके बाद किस तरह से उसकी लाश मिली, किस तरह से माँ बाप दुहाई दे रहे हैं, कंडेम किया जा रहा है इस वाक़े को, माफ़ी भी मांगी गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या माफ़ी मांग लेने से जान वापस आ सकती है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस साल की सिर्फ अगर हम बात करें तो 5 बच्चों समेत 24 जो शहरी हैं वो खुले नालों में गटरों में गिरकर जाम बहक हुए हैं। सबसे पहले पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मसूद रज़ा साहब हैं और इसके साथ साथ अब्दुल्ला गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब ठीक है, मसूद आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। कराची के बारे में बात हो रही है तो कराची की जो सूरत हाल है, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कराची में जो हो रहा है, आज भी हम देख रहे हैं कि आतिशज़दगी का एक वाक़या पेश आया, फिर एक बच्चे की जान चली गई, एक और बच्चा जिसकी जान जाते जाते बच गई। और ये सिर्फ 1-2 वाक़यात नहीं हैं। जिस तरह से मैंने इस साल की बात की तो 24 शहरी अपनी जान से जा चुके हैं। कराची में क्या जान इतनी सस्ती है और कराची का कौन है वाली वारिस? वाली वारिस तो हुकूमत को ही होना चाहिए और मेयर जो है वो फादर ऑफ द सिटी होता है तो उसे फादर ऑफ द सिटी की तरह बिहेव करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से मेयर साहब के जो इलेक्शन हुए वो भी मुतनाज़ा थे। एक चोरी के इलेक्शन के बाद वो मेयर बने और उसके बाद मेयर साहब जितने पावरफुल आदमी हैं, इतने पावरफुल आदमी के होते हुए ये हालात होने नहीं चाहिए कराची के। यानी वो बिलावल साहब के भी तर्जुमान हैं, वो CM सिंध के भी तर्जुमान हैं, वो हुकूमत सिंध के भी तर्जुमान हैं, वो कानूनी मुशीर भी हैं और फिर वो मेयर भी हैं कराची के, सेनेटर भी हैं। और उनके जी सेनेटर नहीं, सेनेटर अब नहीं है, सेनेटर पहले थे। तो अब उनको यानी वो इतने पावरफुल है कि इस बच्चे का जो वाकया हुआ इसके बाद उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को जो है वो फारिग करवा दिया और वो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन शहर को डिलीवर करने में वो हर तरह से नाकाम है। शहर को डिलीवर करने की जहां बात आती है उसमें ऐसा लगता है कि जैसे वो उनके पास कुछ है ही नहीं। हालांकि मेयर होने की वजह से वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के भी वो सरबराह हैं, वो उनका अहम किरदार है आपकी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा है उसके अंदर। और यानी इतना पावरफुल मेयर कभी कराची ने देखा नहीं है अगर आप ऑनेस्टली बात करें। लेकिन इसके बावजूद जब वो इजहार करते हैं अपनी बेबसी का, और फिर एक और उनका तरीका वारदात है कि वो
जो भी उन पे बात करे, जो भी उनसे सवाल करे, जो भी उन पे तनकीद करे, वो उसे फौरन मुतनाज़ा बना देते हैं। वो उसको सियासत से ले जाके जोड़ देते हैं। तो मेरे ख्याल में सिंध हुकूमत के लिए ये बहुत अच्छा मौका था कि वो अपने आप को कराची में मजबूत करते, उनको यहाँ से वोट मिलता, एक वैक्यूम था यहाँ पर, उन्होंने बड़ा अच्छा मौका जाया कर दिया है। कराची अनगवर्नेबल हो चुका है और अब ये रास्ते हो चुकी है ये बात कराची वालों के जहन में कि जब तक पीपल्स पार्टी और उसका मेयर यहाँ पर रहेगा, कोई बेहतरी की उम्मीद कराची वाले उनसे ना रखें। ठीक है, अफसोस का ही मकाम है। पीजे मीर साहब, कराची की सूरत पे आप क्या कहेंगे? बड़े बड़े इश्यूज तो एक जगह पे और एक साइड पे हैं जो कि हम देख रहे हैं वो इश्यूज अजल से हैं और लगता है अनफॉर्चुनेटली अब तक रहेंगे, लेकिन अब मैन होल के जो इश्यूज हैं सर, ये भी हल नहीं हो रहे हैं। मैन होल माफिया बेलगाम है, शहरी बेबस हैं और कराची की जो सरबराह हैं, जिस तरह से मसूद ने बात की कि फादर ऑफ द सिटी हैं, मेयर की अगर हम बात करें, माफ़ी तो उन्होंने मांग लिया है, क्या काफ़ी है ये? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। ही शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। मेयर जो होता है वो एक, बिल्कुल सही कहा मसूद ने, वो एक बाप होता है शहर का, और अगर बाप जो है अपने काम में कोताही कर रहा है तो बिल्कुल वो अकाउंटेबल उसको होना चाहिए। एक, लेकिन जब आप एक शख्स को 10 टोपियां पहना देंगे तो वो तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और मास्टर ऑफ नन होगा। तो सिंपल एज दैट, कि दैट शोज कि दैट द जेंटलमैन इज नॉट केपेबल ऑफ डिलीवरिंग। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, बाहर आप बर्तानिया में ले लो, आप किसी शहर में या किसी टाउन में जाएंगे ना, तो अगर वो पेवमेंट्स होती हैं, वो पेवमेंट जरा सी ऊपर हो और एक आदमी टिबी खा लेता है, टिबी खाता है ना, ट्रिप कर जाए, वो काउंसिल को सू कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो सू कर सकता है। यहाँ लोग गटर में चले जाते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी, और भाई somebody has got to take responsibility of it। आप you can't pass the buck। आपकी पुलिस कहाँ है? अगर ये गटर खुला है, आपकी म्यूनिसिपल कमेटी का क्या काम है? आपके जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्या काम है? तो ये जो चीजें हैं, इस पे कौन नजर रखेगा, मुझे बता दें। तो देखें ना, बाद में एक्सक्यूज बनाना, आपने 26 का नाम लिया, 26 लोग अगर मारे गए हैं, ये तो 26 कत्ल हुए हैं यार, ये मारे तो नहीं गए। ये 26 कत्ल आप करके उसके बाद आप इसको जस्टिफाई करते हैं और फिर हम कहते हैं जी दहशतगर्द ने ये कर दिया। ये दहशतगर्दी नहीं है, ये आपके काम के साथ दहशतगर्दी है। इसका कौन जवाब देगा? ये तो हमारे हाथ में है ना, तो इसका कौन जवाब देगा मुझे? आई थिंक इस वक्त जो आपने कहा कि कराची का वाली वारिस कौन है, एक है आसिफ अली जरदारी। इनको चाहिए अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल ओवरऑल करें, रिव्यू करें और इसको ठीक करें। देखो, आगे बिलावल ने आना है, बिलावल शुड बी इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग, और इसको प्रोएक्टिव करो, रिएक्टिव ना करो, वो कुछ कर लेगा। लेकिन अगर आपने इसी तरह उस गाड़ी को चलाना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको हम कहते थे कि बत्तियों का शहर और टूरिज्म यहाँ आएगी। आप कराची के साहिलों का तो देखें, वहाँ ड्रग्स के इंजेक्शंस पड़े हुए बीचेस के ऊपर, एंड यू एक्सपेक्ट टूरिज्म टू कम देयर। कराची पे आप जाओ, जहाँ खानों की जगह बदबू उधर आती है, रेत आपकी काली हुई भी है। मुझे बताओ, वो जो उधर से जो गंदा पानी, अनट्रीटेड वाटर अंदर जा रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है? हम तो इधर मैनहोल्स की बात कर रहे हैं। आप जहाँ सबसे ज्यादा खाना बिकता है, बिलावल हाउस के सामने, जो बदबू है, अल्लाह के फजल से ऐसी बदबू आपको एक गटर में नजर नहीं आएगी जितनी वहां आती है नजर। तो who's going to take the responsibility? मुझे बता दो ना। अगर ये लोग नहीं है तो फिर कौन है? अब्दुल्ला साहब, हर बार हादसा होता है, हादसे के बाद कंडेम किया जाता है, बयानात दिए जाते हैं और कहा जाता है कि हम बड़ा अफसोस कर रहे हैं इस वाक़े का और आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगले ही दिन एक और वाक़या हो जाता है कराची में। सर, किस तरह से देखते कराची की सूरत हाल और मेयर का किरदार और पीपल्स पार्टी जो बड़े अरसे से बराजमान है, सिंध के वाली वारिस बने हुए हैं, क्या किरदार अदा कर रहे हैं ये? देखिए जी, सिंध के हवाले पे अभी तो सिर्फ एक छोटे से शहर कराची की बात कर रहे हैं सूबे के मुकाबले में, तो सूबा तो पूरा ही है। सूबे के अंदर आप जाएं तो आपको पता चल जाता है। आप यकीन माने कि जब आप पंजाब में घुसते हैं और सादकाबाद के अंदर आप आते हैं तो आप शुक्र का कलमा अदा करते हैं कि आप किसी सिविलाइज्ड एरिया में आ गए हैं। सिंध का बहुत बुरा हाल है और जो बेचारे लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती है, जो वहाँ ट्रेडिशंस चल रही हैं, जो उनका इस्तेहसाल हो रहा
है। आप ये देख लीजिए कि जिस तरीके से वहाँ बच्चे मरे, पागल कुत्ते जो है उनका वाकयात वहाँ हुए, थर के अंदर जो मौत का रक्स जारी रहा, मैल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चे जो थे वो मर गए, यानी कि ऐसा लग रहा था कि खुदा न खाता इथोपिया बन गया हुआ है। और फिर आप कराची शहर की बात कर लें, अभी पीजे साहब ने जैसे बात कही, आप क्लिफ्टन में चले जाएं, मैं नाम नहीं ले सकता लेकिन एक बड़ा मशहूर इंटरनेशनल चेन है, आप उसका देखें कि कैसे गटर का पानी जो है वो समुद्र में जा रहा है, जिससे आपका जो समुद्री माहौल है वो कितना खराब हो गया। आपकी मछली जो है वो मर रही है, आपका जो प्रॉन है वो उससे अफेक्ट हो रहा है, जो कि मल्टी मिलियन डॉलर जो है इंडस्ट्री है, आप उसका बेड़ा गर्क कर दिया। आपके शहर के अंदर ये आलम है कि हर आदमी ने 2 फोन रखे हुए हैं, दूसरा फोन रखा हुआ है, भाई ये क्यों रखा हुआ है, क्योंकि जी ये देने वाला फोन है, देने वाले से मुराद जी ये तो स्नैच हो जाता है, आप इशारे पे खड़े होते हैं, लोग स्नैच करके ले जाते हैं। सबसे ज्यादा डकैतियां, वारदातें, लोगों को नोचना, औरतों का इस्तेहसाल करना, औरतों के साथ जो है इस किस्म की नारवा जो हरकत हैं वो उसकी आए दिन वीडियोस नजर आती हैं। फिर आप देख लीजिए कि एक ऐसा शहर जो इतनी बड़ी इकोनॉमी को जनरेट कर रहा है, वहां की इंडस्ट्री वालों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, भत्ते वहां चलते हैं, बोरी बंद लाशें वहां आती हैं। तवातर से सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत मौजूद है। बिल्कुल ये आप देखिए कि उनकी एक कंटिन्यूएशन है, कि अगर आप कहें कि कंटिन्यूएशन नहीं है, पानी आ जाता है, बारिश हो जाती है तो ऐसा लगता है कि आप नहरों के अंदर जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, लोग अपने घरों को नहीं जा सकते क्योंकि वो महसूर होकर रह जाते हैं। आपके इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका बेड़ा गर्क है, पानी माफिया, टैंकर माफिया जो है वो वहां मौजूद है, लोगों को जो है वो दरमियान में आपने मुख्तलिफ इलाके बनाए हुए हैं, पुलिस गर्दी वहां मौजूद है, आप यू नेम द थिंग एंड इट इज देयर, दहशत गर्द वहां पनपते हैं। इसी तरीके से आप देख लीजिए कि कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक का आलम जो है वो बिल्कुल ही उससे अलग करके है। तमाम जिन मसाइल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये तमाम मसाइल वो हैं जो कराची वाले बड़े अरसे से फेस कर रहे हैं। मसूद साहब, करना क्या है? अब कराची की आवाज़, कराची वालों की आवाज़, आवाम की आवाज़ का क्या कोई सुनेगा? गवर्नेंस के हवाले से कोई बात करें तो पीपल्स पार्टी बुरा मान जाती है, अगर बात भी नहीं कर सकते तो फिर हमें परफॉर्मेंस दिखाएं। परफॉर्मेंस कब दिखेगी हमें? देखिए, एक बात तो ये हो गई कि कल जैसे मेयर साहब ने अपनी गलती को तस्लीम किया, तो गलती को तस्लीम करके उनको नहीं चाहिए कि वो निचले लोगों को जो है वो मुअत्तल करें या ट्रांसफर करें, उन्हें चाहिए कि वो अपने बारे में कोई फैसला करें। सही। अच्छा, चले आप ये भी फैसला नहीं करते, अब कराची का होना क्या चाहिए? देखिए, मुझे नहीं पता कि लाहौर की इस वक्त अगर आप मुझसे पूछे ना कि 4-5 ऐसे इश्यूज जो पब्लिक इश्यूज हो, शायद मैं आपको ना बता पाऊँ, पेशावर के ना बता पाऊँ, लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब हों या पीजे मीर साहब हों, उनको पता है, आपको पता है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि कराची की क्या इश्यूज हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इश्यूज बताने की अब जरूरत नहीं है। इनको हल कैसे करना है? इसको हल ऐसे ही करना है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत इसको कभी भी हल नहीं करेगी, क्योंकि उनके जो वुज़रा हैं वो अमूमन जो आते हैं वो दही सिंध से आते हैं, और दही सिंध से जब वो आते हैं तो शायद उनकी अपब्रिंगिंग या उनकी जो सिविक सेंस है वो शायद इतना अच्छा नहीं होता। आज ही मैंने देखा कि वो सिंध असेंबली में जो है वो मईशत के हवाले से कुछ सवालात किए गए, तो एक सेक्रेटरी साहब थे, उनको कुछ नहीं पता था। तो यहाँ के लोकल लोग हों, सूबा बने या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने, कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन आए, तभी कोई हल निकल सकता है, वरना यही इसी तरह से कत्ल गारत होता रहेगा, इसी तरह से सड़कों की टूट पीजे मीर साहब, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन कौन लेकर आएगा? अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछें, सिंध में सिर्फ एक ही आदमी है जो कि इसको ठीक कर सकता है और वो करना चाहे, और आई एम श्योर वो करेगा, और वो है बिलावल। आई कैन शो यू, इस इंसान के पास कोई बैगेज नहीं है, इसके पास कोई ऐसी चीज नहीं है। मैंने इनके वालिद को भी कहा कि इस आदमी को, बच्चे को आगे आने दो, लेट हिम गेट ऑन विद इट, ये डिलीवर करेगा, बाकी अल्लाह याफिज है। लेकिन पीजे मीर साहब कब करेगा? जब आप इसको पूरी अथॉरिटी देंगे। उसके पास अथॉरिटी कोई नहीं है, उसको आप खुला, उसको हाथ बंधे हुए आपने, उसको खुला करने देना। क्यों नहीं कर सकता? आपको लगता है कि बिलावल वो शख्स हैं जो सूरत हाल को कंट्रोल कर सकते हैं? मसूद, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? फिर अब्दुल्ला साहब की तरफ जाऊंगी मैं। बिलावल साहब पब्लिकली 2 मरतबा ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर आपने पीपल्स पार्टी को वोट दिया तो कराची में डेवलपमेंट होगी, और अगर आपने कराची को, पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया, किसी और को वोट दिया, तो उन्होंने गारंटी किया है कि यहाँ पर 1% का काम नहीं होगा। अब्दुल्ला साहब, ये ब्लैकमेलिंग है।
बिल्कुल जो बिल्कुल वो करना चाह रही हैं, और वो इसमें भी कामयाब थी। अब्दुल्ला साहब, पीजे मीर साहब ये कह रहे हैं कि बिलावल हैं जो कराची की सूरत हाल को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन मसूद की भी बात आपने सुन ली, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा नहीं ख्याल बिलावल के लिए बात खत्म हो गई। द टाइम इज ओवर फॉर हिम। हमने देख लिया। देखिए ना, बात यह है कि ही इज द चेयरमैन ऑफ द पार्टी। अगर उनके साथ एक अपनी पार्टी कंट्रोल नहीं हो रही, अपना लगाया हुआ उनका चीफ मिनिस्टर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उनको भी जो है वो सोचना चाहिए उसी तरीके से जिस तरह से मुर्तजा वहाब को सोचना चाहिए कि पुलिस का काम नहीं है ढकने। अगर गायब हैं तो इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेयर। बात तो आप करते हैं, जब आपके ऊपर आता है तमाम तालियां बजवाने के लिए तो आप खड़े होते हैं कि जनाब हर जगह पुल का इफ्तिताम मैं करूं, फलाना का मैं करूं, और जब लोग मर जाएं तो उसका कौन जिम्मेदार है? उसका जिम्मेदार कोई और है। नो 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 सर, आई टोटली डिसएग्री विद इट। कोई बिलावल साहब या कोई और इसका कोई हल नहीं निकाल सकता। इसका हल वही निकलेगा जो जिस तरीके से मसूद रजा साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि आप उसको जो है वो सूबा बनाएं उसके लिए हवाले से। लेकिन वही वाली बात है, फिर कहते हैं मरसूं सिंध ना देसूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, मसूद रजा साहब और अल्लाह गुल साहब हमारे साथ मौजूद है। यानी नाज़रीन, कराची के मसाइल तब हल होंगे जब कराची को ओन किया जाएगा, सियासी जमातें एक दूसरे पे ब्लेम गेम ख़त्म करेंगी और अपना किरदार अदा करेंगी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पास।